नमस्कार बच्चों। कल हमने कपास के या सूती वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी थी। आज हम कपास की विशेषताएं पढ़ेंगे। कपास की बहुत सी विशेषताएं होती हैं। आपने देखा होगा कि अधिकतर सूती ही वस्त्र हर उपयोग में आता है। जैसे आप किचन में काम करेंगे तो भी आपको कपड़ा सूती ही चाहिए। आपको कपड़ा पहनने के लिए भी आरामदायक सूती ही लगता है। कहीं भी हम डस्टिंग कर रहे हैं तो हमें सूती कपड़े की आवश्यकता होती है। कहीं अवशोषण क्षमता हमें कहीं अवशोषक करना है कुछ तो हमें सूती कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो सूती कपड़ों की जो है विशेषताएं बहुत अधिक होती हैं। हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला आता है संगठन। संगठन कपास के रेशे का मुख्य भाग सेल्यूलोज से निर्मित रहता है। क्योंकि हमें ये पौधों से प्राप्त हो रहा है तो सेल्यूलोज इसमें अधिक होता है और पौधों में सेल्यूलोज ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें अधिक मात्रा जल की भी रहती है। अतः प्राकृतिक इसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ भी रहती हैं। इनकी जो ऊपरी सतह होती है वो प्राकृतिक इसके ऊपर मोम लगा हुआ रहता है। हर कोई भी फल आप या कोई भी चीज़ लेते हैं हम प्राकृतिक तो सबके ऊपर मोम रहता है। इसी प्रकार कपास के ऊपर भी मोम की एक रक्षात्मक कोटिंग रहती है और इसी मोम की रक्षात्मक कोटिंग के कारण जो है रेशे आपस में सटने की क्षमता जो होती है इनके अंदर अधिक होती है और इसी आपस में सटने की क्षमता के कारण जो है वस्त्र जो है वो अधिक मजबूत होता है। दूसरा आता है अणुवीक्षणीय रचना। अणुवीक्षणीय रचना का मतलब माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखते हैं तो ये एक कच्ची अवस्था में तो हमें कपास का जो रेशा होता है वो एक पतली ट्यूब के समान दिखाई देता है और इस ट्यूब के अंदर एक द्रव पदार्थ एक नलिका रहती है जिसके अंदर द्रव पदार्थ भरा हुआ रहता है। इस द्रव पदार्थ को हम सैप कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे रेशा जो है वो परिपक्व होता है तो उस सैप जो है वो भी सूख जाता है और जो नलिका है उसी के आकार में वो स्थित हो जाता है। तो ये जो रेशा है वो एक चपटे समान हो जाता है। इस तरह का परिपक्व रेशा जो होता है वो कपास का वो इस तरह का होता है जैसे कोई ट्विस्टेड रिबन हो और इसकी जो परिवलन जो होता है मतलब जो मुड़ने की जो क्षमता होती है वो प्रति इंच हो जाती है और इसी परिवलन के कारण ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो जब हम सूक्ष्मदर्शी से अगर हम परिपक्व रेशे को देखेंगे तो हमें यह घूमे हुए रिबन के समान नज़र आएगा और कच्ची अवस्था में यह हमें एक ट्यूब के समान नज़र आएगा जिसमें एक नलिका के अंदर सैप स्थित रहता है। तीसरा आता है लंबाई। कपास का रेशा लंबा नहीं होता है, बहुत छोटा रेशा होता है। सबसे जितने भी प्राकृतिक रेशे पाए जा रहे हैं उन सब में सबसे छोटा रेशा कपास का ही रहता है। ये मात्र आधे इंच से लेकर के 2.5 इंच तक रहता है और इसी वजह से क्या होता है कि जब हम बहुत सारे रेशों को मिला करके पूरा एक धागे का निर्माण करते हैं और उसके द्वारा वस्त्र का निर्माण करते हैं तो इसी कारण से सूती जो वस्त्र है वो खुरदरी सतह वाला होता है क्योंकि रेशे के जो किनारे होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो उसकी चिकनाहट और चमक को भी वो कम कर देते हैं। इसलिए सूती वस्त्र जो होता है वो कम चमक वाला होता है, चमकहीन होता है और उसमें कोई किसी प्रकार का चिकनाहट नहीं रहती, रुक्ष होता है। और अब ये हमने देखा कि कपास के रेशे जो कुछ ज़्यादा जो लंबे होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और उनके द्वारा उत्तम श्रेणी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो कॉम्बिंग जो हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था कंघी करना, उस समय इन लंबे वस्त्रों को छोटे वस्त्रों से अलग करके उत्तम श्रेणी के वस्त्र जो है वो तैयार किए जाते हैं। चौथा आता है रंग एवं चमक। कपास के रेशे जो होते हैं वो उनमें कोई किसी भी प्रकार की प्राकृतिक चमक नहीं पाई जाती जैसा भी आपको बताया और इसी कारण से जो होते हैं वो एक मलिन से दिखाई देते हैं। लेकिन ये है कि इनके अंदर यह गुण पाया जाता है कि कृत्रिम विधि से इनके ऊपर जितनी प्रकार की परिसज्जा दी जाती हैं वो ये आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो मर्सराइज्ड वस्त्र जो होते हैं जिनको हम परिष्कृति करते हैं उनका रूप बिल्कुल प्राकृतिक से परिवर्तित हो जाता है और उनके अंदर
चमक उत्पन्न की जा सकती है मर्सराइज्ड परिष्कृति के द्वारा। रेशा अधिकतर जो होता है कपास का वो हमें सफ़ेद और उज्ज्वल ही प्राप्त होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ पीलापन भी लिए हुए होता है। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे अगर तो पहले ब्राउन कलर का रेशा भी बनने लगा है, और दूसरे प्राकृतिक रूप से ही हमें दूसरे हरा जितने भी नेचुरल कलर्स हैं जो कि हमें पौधों में प्राप्त होते हैं, हरा है, पीला है, इन कलर्स के भी रेशे हमें प्राप्त अब होने लगे हैं। उसके बाद आता है मजबूती एवं दृढ़ता। मजबूती एवं दृढ़ता। कपास का जो रेशा होता है वो अधिक लंबाई हालांकि नहीं होती, लेकिन वो अधिक शक्तिशाली और मजबूत होता है। इवन जब पानी से उसको भिगो देंगे रेशे को, तब तो उसकी 30% तक उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो कपास का जो रेशा होता है वो एक विशिष्ट रचना के कारण इसका ऐसा होता है, जैसा अभी हमने ऊपर देखा कि सूक्ष्मदर्शी के अंदर कि सैप जो है, जो कि नली के अंदर भरा हुआ है, वो सूख करके और उसमें जम गया है। तो इसी कारण से कपास का रेशा जो है वो अधिक मजबूत होता है। उसकी जो बुनाई, उनके द्वारा जो बुनाई की जाती है वो सघन और सब जगह समान होती है। इस कारण भी वस्त्र जो है वो मजबूत होता है। उसके बाद आता है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था कपास का रेशा जो होता है, प्रत्यास्था का मतलब होता है कि अगर हम उसको खींचें और तो वो खिंच जाए, और वापस जब हम छोड़ें तो वह अपनी स्थिति में आ जाए। यह गुण रेशे के अंदर, कपास के रेशे के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अंदर खिंचाव की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, और यदि हम उसको खींच करके ताने और बाने के ऊपर उसके धागे से हम जो वस्त्र बनाते हैं, उसके खिंचाव तो हो जाता है उस समय उसमें, लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट टाइम जब इसको कपास के वस्त्र को धोएंगे तो वह वापस अपनी स्थिति में सिकुड़ करके आ जाएगा। तो प्रत्यास्था बिल्कुल भी नहीं होती है इसके अंदर। और इसी कारण क्या किया जाता है कि वस्त्र को बिल्कुल फिटिंग का बनाने के लिए उसके अंदर डार्ट्स डाली जाती हैं, टक्स डाली जाती हैं, प्लीट्स डाली जाती हैं, और साथ में बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इसकी हमें कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि प्रत्यास्था का गुण इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है। उसके बाद आता है तनाव सामर्थ्य। तनाव सामर्थ्य जो इसके अंदर वही बात हो गई कि प्रत्यास्था नहीं है तो तनाव सामर्थ्य भी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। खींचने से ये अपनी मौलिक लंबाई में ही रहता है। खिंचाव पड़ने पर, झटके लगने पर ये टूट जाएगा, लेकिन खींचेगा नहीं। और इसके जो धागे होते हैं वो खींचकर इनको लंबा हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता का गुण जो होता है वो भी कपास के रेशे में इसका भी पूरी तरह से अभाव रहता है कि हम इसको फैला हुआ वस्त्र जो होता है वो दोबारा अपने पूर्व आकार में नहीं आता है, और फैलने का गुण भी इसके अंदर नहीं होता है। परिसज्जा परिष्कृति के कारण वह अपने निश्चित आकार में फैल करके तथा सिकुड़ करके जैसा भी आकार वो पकड़ लेता है, लेकिन वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। विमितीय स्थायित्व। कपास का रेशा सिकुड़ने या प्रसारण कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम जैसा भी पहले बताया मैंने आपको कि हम जब ताने और बाने के ऊपर सूती धागे को हम डालते हैं तो कुछ खिंचाव उसके अंदर होता है, और उस खिंचाव में वह वस्त्र बनकर के तैयार हो जाता है। लेकिन क्योंकि कपास के रेशे की यह गुण है कि वापस अपनी स्थिति में आएगा, तो जब हम फर्स्ट टाइम उसको धोते हैं, पानी में भिगोते हैं, तो वह वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। विमितीय स्थायित्व का मतलब यही है कि यह हमेशा अपने आकार में ही स्थायी रहता है। अपना आकार ना तो सिकुड़ता है और ना ही फैलाता है। उसके पश्चात आता है ताप संवहन। कपास का जो रेशा होता है उसके अंदर ताप संवहन अच्छी क्षमता पाई जाती है। सूती वस्त्र जो है वो ताप के अच्छे संचालक होते हैं, और गर्मी के लिए इसलिए ये उत्तम परिधान माने जाते हैं। इनके अंदर शीतलता का आभास होता है हमें। लेकिन सूती जो वस्त्र होते हैं उन्हें कृत्रिम विधि से भी कुछ इन्हें गर्म बनाने का प्रयत्न किया जाता है। छोटे छोटे उनके अंदर रोए उठा करके कृत्रिम विधि से उसको गर्म बनाया जा सकता है। उसके पश्चात आता है शिकन प्रतिरोधकता। आपने देखा होगा कि सूती वस्त्र जब पहनते हैं तो कुछ ही समय पश्चात उसके अंदर सलवटें पड़ जाती हैं। जैसा इसको हम कुछ देर रख देते हैं ये उसी स्थिति में
रह जाती हैं। इसका कारण यही है कि कपास का जो रेशा होता है उसके अंदर प्रत्यास्था, प्रतिस्कंदता, इन सब का अभाव है। विमितीय स्थायित्व होता है कि जिस स्थिति में रहेगा वैसा ही होगा। तो इन सब कारणों से इसमें सलवट प्रतिरोधकता बिल्कुल नहीं रहती, बहुत अधिक सल इसके अंदर पड़ जाते हैं, शिकन बहुत जल्दी आ जाती हैं। लेकिन कृत्रिम विधि से हम इसकी सलवट प्रतिरोधकता को बढ़ाने का प्रयास हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है अवशोषकता तथा आर्द्रता। और आप जानते हैं कि कॉटन वस्त्र बहुत अच्छे से पानी को सोख लेता है, नमी को सोख लेता है, और नमी जो है वो सूती वस्त्र पर शीघ्र ही पूरे में फैल जाती है। अधिक सूखने के कारण यह गर्मी के लिए बहुत उत्तम होता है कि हम गर्मी के अंदर जो हमारे पसीने निकलते हैं शरीर से वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है सूती वस्त्र, और इसीलिए गर्मी के लिए बिल्कुल अनुकूल वस्त्र सिद्ध होता है। इसीलिए इन वस्त्रों के द्वारा जो है डायपर, तौलिए आदि बनाना श्रेष्ठ रहता है। और हम किचन में भी जितने भी कपड़े काम में लेते हैं वो भी हम सूती ही इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके अंदर अवशोषकता का गुण बहुत अधिक होता है। और दूसरा, इनके ऊपर रंग भी अच्छा चढ़ता है क्योंकि इनमें अवशोषकता का गुण अधिक पाया जा रहा है, तो ये पूरी तरह से कलर के पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके पश्चात आता है रगड़ का प्रभाव। सूती वस्त्रों के ऊपर, क्योंकि ये मजबूत वस्त्र है, मजबूत रेशा है, इस कारण इसके ऊपर इतना अधिक प्रभाव रगड़ का नहीं पड़ता है, बहुत मजबूत होते हैं। भीगने पर तो इनकी मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसी भी स्थिति में हम इसको आसानी से धो सकते हैं, किसी भी प्रकार की हमें इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आता है संकुचन। मौलिक रूप से कपास का जो रेशा होता है वो सिकुड़ता नहीं है वैसे तो, लेकिन हमने बार बार हम यही पढ़ रहे हैं कि जब हम परिष्कृति करते हैं, बुनाई कर रहे हैं इसकी, तब इसके ऊपर ताने और बांधने के ऊपर उस खींचतान कर रहे हैं, परिसज्जा कर रहे हैं, उस समय खींचतान में वस्त्र जो है वो कुछ खिंच जाता है। लेकिन जब हम वापस किसी पानी के अंदर, हम जब पानी में डाल देते हैं तो वापस सिकुड़ जाता है, तो पूर्व अवस्था के अंदर वापस से आ जाता है। तो संकुचन प्रतिरोधकता की वृद्धि इसके अंदर हो जाती है। अतः संकुचन बिल्कुल भी इसमें जो कपास के रेशे होते हैं बिल्कुल भी सिकुड़ते नहीं हैं, लेकिन खींचतान के द्वारा बनाया गया वस्त्र एक बार जरूर सिकुड़ता है। आज के लिए इतना ही। कल और हम इसके साथ ही कंटिन्यूएशन में हम और अधिक और ज़्यादा हम विशेषताएं देखेंगे जो कि सूती रेशों के अंदर पाई जाती है। धन्यवाद।